तीनों मुस्लिम स्कॉलर से जी 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 सवाल पूछिए। क्या जैन, पारसी और बौद्ध ये अल्पसंख्यक में आते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। अगर आते हैं तो क्या अल्पसंख्यक कमेटी में आप लोगों ने इनके विषय में आपने कोई चर्चा किया है? अगर किया है तो स्पष्ट जनता को बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है। हैरिस साहब जवाब देंगे या तस्लीम रहमानी? ओके, हैरिस साहब जवाब देंगे इस बात का। हाजी खान शांत रहिएगा, आप काफी देर बोले। हैरिस साहब एक बात बताइए, क्या पारसी अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या क्रिश्चियन अल्पसंख्यक नहीं है? जो इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है उसी को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, क्यों? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन अभी भी है वो सरदार है, हमारी सरकार में रहता है। नहीं, आप ही की सरकार की त्रिलोचन नहीं, सिंह अटल जी की सरकार में आपको मैं बता दूं अभी भी सरदार। और माइनॉरिटी कमीशन जाहिर सी बात है जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ की वो सभी के लिए और सभी के इश्यूज़ पर बात करती है। मैं खुद कई बार जा चुका हूँ इस तरह के मीटिंग्स के अंदर, जो जैन के इश्यूज़, बौद्ध के इश्यूज़, इन इश्यूज़ पर भी जाकर के मैं उसको अटेंड कर चुका। मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये किसी ख़ास इसके लिए है, बल्कि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अलबत्ता प्रॉब्लम कहाँ है ये बता दे रहा हूँ। अगर कोई दलित क्रिश्चियन, अगर कोई दलित जैन हो जाए, बौद्ध हो जाए, सिख हो जाए तो उसका रिजर्वेशन बाकी रहता है, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन हो जाए और मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं और जाहिर सी बात है अभी पूरी बात यस बोलिए, मानते हैं आप पूरी बात अब कर लेने दीजिए मुझे, अब मुझे कर लीजिए। अभी हम यूसीसी पर बात कर रहे थे, एक संविधान मानने की, यकीन जानिए मैं एक नहीं 1000 बार ऐलान करने के लिए तैयार हूं और करता रहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस्लामीकरण की बात करेगा, कुरानी कानून लागू करने की बात करेगा तो वो गलत होगा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत होगा। लेकिन क्या इतने ही ऊंची आवाज से हमारे बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र वैसे ही गलत है, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानेंगे, हिंदू राष्ट्र को नहीं? संविधान को मानते हैं सब लोग, हिंदुस्तान है। पहला तो इनका माइनॉरिटी का जवाब दे देता हूं। देखिए इस देश, फिर आप जवाब ठीक है, आप बोलिए। देखिए इस मुल्क में माइनॉरिटी के को दो पार्ट में तकसीम किया गया है, एक मूलवासी और एक नॉन मूलवासी। और उसमें जो हमारे बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई, सिख भाई है उनको मूलवासी माइनॉरिटी कहा है, और जो मुसलमान और क्रिश्चियन उनको आक्रमणकारी माइनॉरिटी कहा गया। ये दो पार्ट इन्हीं लोगों ने किए हैं, संविधान में नहीं है, लेकिन इनकी आस्था और इनके प्रोपेगेंडा में ये दो पार्ट है। और ये रीजन है कि 1950 में जब आर्टिकल 341 पे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया तो उसमें आर्टिकल रिजर्वेशन को कहा गया नॉन हिंदूज, यू मेड योर पॉइंट, नॉन हिंदूज ये रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। और 76 में जब उसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें कहा गया कि सिर्फ बुद्धिस्ट एंड सिख्स ये रिजर्वेशन अवेल कर सकते, सिख्स ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल है। आप जानते, थोड़ा आपकी बात में संशोधन कर दूं, जब देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया था, यानी हिंदू मतलब जिसे आज सनातन धर्मी कहते हैं। 1955-56 में सर प्लीज मैं आगे पूरी बात तो होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। 1954-55 में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मास्टर ताराचंद ने जाकर नेहरू जी से बात किया और तब सिखों को उसमें इंक्लूड किया गया। बौद्धों को 76 में नहीं इंक्लूड किया गया, बौद्धों को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इंक्लूड किया था। यह मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, 1950 आपको मौका दिया, 40 सेकंड सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा ना। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए इस देश की सबसे पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? वो है पारसी, ज़ोरोस्ट्रियन। 0.01% की माइनॉरिटी है, यानी जिससे मैनेक्षा और टाटा और स्मृति ईरानी वगैरह है। अब आप सुनिए, दूसरे नंबर पे सबसे प्रॉस्परस पढ़ी लिखी और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी क्या है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। क्रिश्चियंस में भी पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है, मगर जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है वही इस हालात में क्यों है, सोचने की बात है ना। क्यों? कारण क्या है? जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए।
जी देखिए इसका बड़ा सीधा सा अब ये उल जलूल पर आपका रिएक्शन। देखिए 800 साल के बाद ये जो जब मोदी जी ने यहाँ पर सत्ता संभाली और प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त के विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर अपने ही देश में इन्होंने बोल दिया 800 साल के बाद, इसके लिए मैं इनका इस्तेमाल 800 साल के बाद नहीं, मैं वो कोट करने जा रहा हूँ, मैं वही कोट, ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि किसने बोला, मैं बता रहा हूँ कि किसने बोला। नहीं, ये बात बोली विश्व हिंदू परिषद के चीफ ने, अशोक सिंघल जी ने बोली। मन की बात मुंह में आ गई, आपकी मन की बात मुंह में आ गई। सच देखिए, सच बोला इनका, ताली बजाइए, सच बोला इन्होंने। ये राज मोदी का राज है। अब आप मुझे सुनेंगे? हाँ सुनूंगा, क्यों नहीं, बिल्कुल मौका देगा। आप भी मुझे सुनेंगे? पूरा हाउस सुनेगा, आपको बैठिए, सुनिए, पूरा हाउस सुनेगा आपको। 26 मई 2014 को मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने कहा था कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सत्ता आई है। मैं नहीं कह रहा हूं। और आप भी एक बयान देते हैं कि आंशिक तौर पर 2014 से पहले ये तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2014 कह दूं तो मैं ये भी बता देता हूं। 18 मई 2014, 16 मई को रिजल्ट, बिल्कुल आखिरी दौर चर्चा का जी, 16 मई को रिजल्ट आया था 2014। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा, कोई लेख नहीं था, उसने कहा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा 47 के बाद लंबे समय तक जिन विचारधारा का शासन रहा, जिन लोक शासन रहा, वो विचार व्यवस्था मानसिकता में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के प्रतिनिधित्व थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका 8 साल में अभी तक खत्म नहीं हुई। 8 साल में आज भी क्वीन बैठी यहाँ दौड़ता है कॉमनवेल्थ गेम्स के, आज भी हम कॉमनवेल्थ पूछना चाहता हूं, कॉमनवेल्थ के मेंबर तो आज भी है। कॉमनवेल्थ क्या है? क्या वो ब्रिटिश लीगेसी नहीं है? वो भी हट जाएगा, वो पूरी खत्म हुई अभी तक। अरे जनाब कहाँ अटके पड़े, वहां ऋषि सुनक हो गया प्राइम मिनिस्टर, इनको अभी भी वही पड़ा हुआ है कि वो कॉमनवेल्थ। अरे अब तो क्वीन के ऊपर आके वो बैठ गया भाई, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी हो गया वो। क्या वो भारत में आ रहा है? क्या वो धन कुबेर भारत में बरसा रहा है? क्या वो भारत का फ्रेंड होके रह रहा है? अरे वो दिन लद गए जब भारत को यूके की तरफ देखना होता था, वो दिन लद गए। नहीं लद गए। सुनिए, एक मुलाहिजा फरमाता हूं साहब, दिन लद गए पे मुझे याद आया, हम तो लखनऊ के रहने वाले, हमारे कहावत होती थी, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो दिन लद गए जनाब। अब तो स्थिति यह है कि सुनिए, गाय की पूजा करने वाला, गीता पे शपथ लेने वाला, अपने को गर्व से हिंदू कहने वाला, वो क्वींस बेटन वाले देश का प्रधानमंत्री हो गया। कहां तक पड़े हैं जनाब? मैं वही कह रहा हूं। रेवानी साहब, रेवानी साहब, दिन में क्या कम है जो छुपा रहे हो, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? मैं तो मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराना मेरी आदत है। मैं तो मेरी आदत है, मैं क्या करूं। गुलों के रंगो बू ने मुझे इस कदर धोखे दिए कि शौक गुलबोसी में मैंने कांटों पर ज़बान रख दी। अब कांटा कौन है, धोखा किसने दिया, इसका भी व्याख्यान कर दीजिए। मैं वही करने जा रहा हूं। नहीं, ये इनके लिए एक शेयर करता हूं। मुझे लगा कि कॉलेज टाइम का बर्तानिया का प्रधानमंत्री बना है। जी, बर्तानिया के लिए बना है, बर्तानिया का शहरी है, बर्तानिया के संविधान के अनुसार बना है, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के चैलेंज के नाम पर बना है। अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत की तरफ देखा तो देखा, नहीं देखा तो कमिटेड। अरे हमें जरूरत भी नहीं है जी हमारी तरफ कोई देखे, जरूरत हम है, देखते हैं। जरूरत है कि माना मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। जी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, एहसास आप इस चीज का करिएगा जो इस प्रकार की जो विघटनकारी राजनीति है उससे बाज आइए कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। जी अच्छा, एक आप भी कुछ फरमाना चाहते हैं? अब ये तो अब मैं क्या करूंगा वैसे मौके पर? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, मैं शुद्ध हिंदी की एक लाइन बोल देता हूं। अब सब बातों से सब लोग मिलकर एक साथ इस विषय के ऊपर अपना वो करिए। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑडियंस भी एक है जो बोलना चाहते हैं। भारत माता की जय, एक सेकंड, भारत माता की जय बोल दीजिए आप। देखिए मैं ये कहूंगा, भारत माता की जय बोल दीजिए। क्या हो गया? अरे जवाब बोल रही है, पब्लिक कह रही है उधर भाषण, उधर कोई बात। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो गई। चलो मैं ये कह रहा हूँ, श्रीराम जी कह रहे हैं वंदे मातरम, 850 साल में हिंदू खतरे में नहीं आया, 195 साल में अंग्रेजों के हिंदू खतरे नहीं आया, लेकिन 2014 से आज तक हिंदू खतरे में। ये कैसी हमारी तरक्की चली है,
ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, दिए तो दिए, दिल बुझे जा रहे हैं, भारत में सारे लोगों के दिल बुझे जा रहे हैं, कारोबार बुझे जा रहे हैं, देश पीछे चला रहा है, 800 साल में हिंदू खतरे में नहीं आया, अंग्रेजों के काल में हिंदू खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ गया। खतरे में? मुझे बताइए ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा गांव है कि जिसमें हिंदुओं पर आपने आक्रांताओं ने इस देश के अंदर ना जुल्म किया हो? ऐसा कोई जगह नहीं बचा। आप उसकी जीती जागती जो एग्जांपल वो आप ही सामने खड़े हो। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, बेचारे जबरदस्ती घाघरा पहन के खड़े हुए थे, कोई और दिक्कत नहीं थी। आपने कोई यहाँ पर आज तक जानबूझ के नहीं ठहराया था, आपने इस्लाम बेचारे डर के मारे तलवार के अंदर जाके घाघरा पहना था, इसका प्रमाण आप हो। नहीं तो इसी कारण से तो वास्तविक सत्ता है, सब जानते हो आप लोग की। बाबा रामदेव अरे क्यों तलवार पहन के भागे हमारे सामने। देखिए सारी बातें अपनी जगह। रामलीला ग्राउंड अगर पूरी दुनिया में कोई एक देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, और जो हिस्सा हमसे कट जाता है, पाकिस्तान में सारे फिरके नहीं पाए जाते जो इस्लाम के नाम पे बना। जो कश्मीर बन गया, जो सूफियों के आपने बोलिए आपको मौका मिला, सूफियों के नाम पर जो कश्मीर में मेजॉरिटी आ गई तो सूफियों के चारे सिलसिले गायब हो गए, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है, जहां सनातन है, वहीं इस्लाम में आपस में भाईचारा है भाई। और इस्लाम एक ही मात्र देश है भारत में, दुनिया में भारत, जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वरना जहां निजाम में मुस्तफा जाता है वहां धमाके होने शुरू हो जाते हैं। हैदराबाद में मुसलमान मर गया, मुसलमान कत्ल हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और पुराने वाले गीत की अरे साहब, अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म। आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे जी आप कुछ सुनाना चाहते थे, सुना दीजिए। शेरो शायरी की बात चल रही थी इसलिए। जी ये भी पीछे नहीं रहते, देखिए। हाँ जी महाराज, दया है आपकी। तो मैंने ये कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये हम मानते रहे एक हैं, और जागीर से झोपड़पट्टी तक ये भी मानते रहे हम एक है, इरादे भी नेक हैं, लेकिन भाई साहब कुछ दिमाग से कुछ लोग क्रेक है। आपके लिए नहीं बोला भैया, आपके लिए नहीं बोला, आपके लिए नहीं बोला, आपके लिए नहीं बोला। लेकिन आखिरी दौर है, मैं 10-10 सेकंड में आपका कमेंट चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती को लगता है, सुधांशु त्रिवेदी, गुजरात मॉडल पहले सिर्फ गुजरात तक था, अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल ही लागू कर दिया है। 10 सेकंड में इसका जवाब। देखिए एक्चुअली में महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है मुझे समझ में नहीं आता है। वो जो कहती थी बीजेपी से यलगार करनी है चूंकि ये कश्मीर में हिंदू सीएम बनाना चाहते हैं, वो आज अल्पसंख्यकों की बात करने लगी, कभी चाइना के पक्ष में बोलने लगती हैं। मुझे लगता है कि वो मोदी जी के विरोध में अपने होशो हवास खोकर पूरी तरीके से खप्तुल हवास हो गई हैं, इसलिए उनकी बातों के ऊपर बहुत ध्यान। जी आखिरी 10 सेकंड तस्वीर में मानी। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत को भारत रहने दीजिए, इसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत ही है जी। इसे नहीं बनाने ये चाहते हैं ना, ये नहीं चाहते हैं। इसमें तो भारत माता की जय बोल दीजिए। भाई मैं इनकलाब जिंदाबाद बोलूंगा, मैं बादरे वतन जिंदाबाद बोलूंगा। ये आपकी शर्तों पे जय बोल दीजिए, हम समझेंगे आपने कह दिया भारत एक है। मैं उस भारत माता की जय आप बोल दीजिए, हम समझेंगे। भारत माता की जय बोल दीजिए एक बार। समय यहाँ समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु लास्ट वर्ड, लास्ट 5 सेकंड। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग